हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिर्फ दीक्षा जोशी और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई डिफ़िकल्ट पेपर आ जाता है या कोई ट्रिकी पेपर, कोई टफ पेपर अगर आ गया है तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट भी कर देना एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो पहले मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो जब मेरा CS प्रोफेशनल का सेकेंड ग्रुप का एग्ज़ाम था, जो कि मेरा आखिरी ग्रुप बाकी था, उसके अंदर एक पेपर था एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो वो जो पेपर था ना, तो वो सब्जेक्ट पूरा एक थ्योरी सब्जेक्ट था। वो सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, मतलब मेरे लिए तो था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पुराने कन्वेंशंस, फॉरेन के कितने कन्वेंशंस हुए हैं, UN कन्वेंशन, ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि प्योर एक थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट बोलते हैं ना, कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, बहुत सारी डेट्स याद रखनी है, अलग अलग यूनियंस बनी है, अलग अलग कन्वेंशन हुए हैं, उसमें क्या चीज़ हुई है, क्या डिस्कस हुआ है। तो वो पूरे पेपर में यही सब कुछ था। वो सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट था और मैंने वो सब्जेक्ट सेल्फ किया था, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इतने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि उसमें समझने का ऐसा कुछ था नहीं, सारी चीज़ें सिर्फ याद करने की थी। मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली थी एंड जब मैं एग्ज़ाम देने गई, मैंने पेपर पढ़ना शुरू किया। एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं हमेशा पेपर लास्ट क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करती हूँ एंड क्योंकि आई बिलीव कि 90% केसेस में फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, टफ होता है। तो मैंने पीछे से अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू किया एंड मैंने जो पहला क्वेश्चन रीड किया, मुझे नहीं समझ आया क्या क्वेश्चन है। मैंने उसके बाद एक क्वेश्चन रीड किया, मुझे वो भी नहीं समझ आया कि क्या। मैंने आगे रीड किया, मुझे वो भी नहीं समझ आया और मैं लिटरली ब्लैंक हो गई। फिर मैंने सोचा कि शायद इस बार पीछे से टफ है, तो मैं आगे से पढ़ना शुरू करती हूँ। मैंने आगे से पढ़ना शुरू किया, पर मुझसे वो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था। तो लिटरली 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि क्या पेपर इन लोगों ने बनाया है, क्या पेपर पूछ लिया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा पेपर आया जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा था एंड यू वोंट बिलीव, अगर मैं आपको मार्क्स बताऊंगी तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा पेपर जिसके अंदर मुझे ना आगे कुछ आ रहा था ना पीछे कुछ आ रहा था, उसमें आई स्कोर्ड एग्जाम्शन। मुझे एग्जाम्शन आई थी, लिटरली मुझे 60 मार्क्स आए, .60 मार्क्स आए। आपको बिलीव नहीं हो रहा, आप मेरी मार्कशीट देख सकते हो और मुझे 60 मार्क्स आए उसके अंदर। मैंने उस टाइम पे क्या किया था, मैंने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया था, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ कि इन केस कभी ऐसा कोई पेपर आ जाता है, जो कि डेफिनेटली आएगा। एक पेपर हर ग्रुप में ऐसा होता ही होता है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगी कि पेपर को कैसे हैंडल कर, मुझे एग्जाम्शन कैसे आई, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि इन केस कभी ऐसा कोई पेपर आ गया तो आपको क्या चीज़ करनी है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहली चीज़, जब वो पेपर मैंने देखा कि मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैंने 2 मिनट के लिए सारी चीज़ें बंद कर दी एंड आई स्टार्टेड डीप ब्रीदिंग। मैंने डीप ब्रीदिंग करना शुरू की, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कुछ हम ऐसी चीज़ें देख लेते हैं ना जो हमने नहीं देखी या हमें नहीं आ रही, तो हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं और जब हम एंग्शियस होते हैं तो हमारा माइंड फोकस नहीं कर पाता है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में इस चीज़ की बात की है। तो मैं लिटरली डीप ब्रीदिंग करने लगती थी। मैंने सब कुछ बंद कर दिया, पेपर अलग रख दिया, पेन रख दिया, पेंसिल रख दी, सब कुछ मैंने बंद कर दिया। मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैंने 2-3 मिनट डीप ब्रीदिंग की। तो उससे क्या, जो मेरा फियर था ना, वो एकदम से थोड़ा सा कम हो गया। मैं एक नॉर्मल स्टेट में आ गई। जब आपको डर रहेगा, जब आपको एंग्जाइटी रहेगी, आप कभी भी राइट डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एक नॉर्मल स्टेट पे आना इंपॉर्टेंट है। तो आप भी डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ हमारी यही है कि आप अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आ जाते हो तो आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, ताकि आप एक नॉर्मल स्टेट पे आ जाओ। जब आप नॉर्मल स्टेट पे आओगे तब आप कोई डिसीजन ले पाओगे कि आगे मुझे कैसे करना है। दूसरी चीज़, मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया कि क्या ये पेपर ऐसा कुछ है जो कि मैं नहीं पढ़ के आई थी उसमें से है, पर मैं यार ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर करके आई थी, तो वो पेपर वैसा तो नहीं था। तो उसी टाइम पे मुझे ये चीज़ क्लिक हुई कि यार ये पेपर ही टफ है। मतलब अगर ये पेपर मेरे लिए टफ है तो ये पेपर पूरे इंडिया के सारे बच्चों के लिए टफ है, क्योंकि अगर मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की है और ये मुझसे नहीं बन रहा है, मतलब कि टफ कैटेगरी है, मतलब तो यही है ना कि सबके लिए टफ है, मेरे अकेले के लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है। सबके लिए टफ है तो फिर कंपटीशन भी कम है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। जब आपको ये माइंडसेट आ जाएगा ना कि ये पेपर तो सभी के लिए टफ है, तो आपका कहीं ना कहीं डर जो है वो कम हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ मैंने भी यही की कि ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हो गई थी कि ये क्वेश्चंस वो तो नहीं है जो कि मैंने स्कैनर्स में देखे हैं, मतलब पेपर टफ है और सबके लिए टफ है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने पेपर उठा के फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने वापस से रीड करना शुरू किया और मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन पढ़े। मैंने पहले के 3-4 क्वेश्चंस तो मुझे नहीं आए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मुझे आता था, क्योंकि मैं अभी एक नॉर्मल स्टेट में थी, तो वो मुझे समझ भी आ रहा था। और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गई थी कि मुझे ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो वो जो आता था वो भी नहीं दिखा। फिर मैंने क्या किया, मुझे 4th क्वेश्चन बना, मैंने उसको लिखना शुरू किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस पेपर में मैंने कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके सारे लिखूंगी, सेकंड क्वेश्चन है तो उसके सारे लिखूंगी, क्योंकि वो पेपर ऐसा था कि आपको खुद ही नहीं पता आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो मैंने
इस पेपर में लिटरली मैंने कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया था, तो मैंने लिखना शुरू किया। ऐसे करके मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए। एक बात को आप हमेशा याद रखना कि चाहे कोई पेपर कितना ही टफ क्यों ना हो, एटलीस्ट 40 to 50 मार्क्स का पेपर ऐसा होता है जो कि नॉर्मल होता है, जो कि मॉडरेट लेवल का होता है और आपसे बनेगा। अगर आप शांत दिमाग से पढ़ोगे ना तो आपसे बनेगा, बिल्कुल बने। उसके लिए आपका पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है उस टाइम पे, कि आप कंसंट्रेट कर पाओ, फोकस कर पाओ, चीज़ों को रिकॉल कर पाओ। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ क्या हुआ था कि लोगों ने जब पेपर देखा उनको एंग्जाइटी हुई, उनको डर लगा। डर की वजह से उनको जो आता था वो लोग वो चीज़ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए और एग्जाम हॉल के बाहर वो लोग आकर ये चीज़ बोल रहे थे कि यार आता था ये हमें, बट हमको टाइम पे लिखना नहीं आया या हम गलत लिख कर आ गए। क्योंकि जब भी हम लोग डरते हैं ना तो हम गड़बड़ करते ही करते हैं। तो इसीलिए जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी ना डीप ब्रीदिंग की, हमको एक नॉर्मल स्टेट पे आना है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आते हुए भी नहीं तो हम क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं कई बार। हमको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि 40 to 50% पेपर ऐसा होता ही होता है एक मॉडरेट लेवल का, कि वो आपसे बन जाएगा अगर आप उसको थोड़ा शांत दिमाग से पढ़ोगे तो ये चीज़ थी। मैंने फिर करना शुरू किया। हाँ, मुझसे थोड़े बहुत क्वेश्चन बनने लगे। जैसे जैसे मुझसे क्वेश्चंस बनने लगे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया कि नहीं, हाँ चलो हो रहा है। हाँ, मुझसे बन रहा था, मैंने उतना अटेम्प्ट किया। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट टिप बताना चाहूँगी। कल पेपर आता है, टफ पेपर आता है, आउट ऑफ द बॉक्स अगर उसने कुछ पूछा है ना तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन पूरा आता है या नहीं आता है या क्या चीज़ है। व्हाट आई बिलीव इज कि आपके लिए एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 40 मार्क्स चाहिए। और 40 मार्क्स लाने के लिए आपको एक एक मार्क को इकट्ठा करना पड़ेगा। लिटरली आपको ऐसी अप्रोच रखनी पड़ेगी कि आपके पास एक बास्केट है, उसके अंदर आप एक एक मार्क्स को डालते जा रहे हो और आप उस बास्केट को फिल कर रहे हो ताकि आपके 40 मार्क्स जो है वो पूरे हो जाए। और मैंने भी इसी तरीके से काम किया कि जितने आ रहे थे, जो मुझे आ रहे थे वो तो मैंने पूरे लिख दिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो मुझसे नहीं बन रहे थे, तो जितने मुझसे बने मैंने उतने लिख लिए। अभी मैंने फिर से पेपर उठाया क्योंकि जितना मुझे आता था ना वो मैंने 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मेरे पास फिर भी 1.5 घंटा बाकी था। तो अभी उस 1.5 घंटे को भी आपको यूटिलाइज करना है। अभी आप छोड़ के तो जा नहीं सकते हो ना। आपको लिटरली ये चीज़ का थॉट आएगा कि यार पेपर तो ख़राब जाने ही वाला है तो छोड़ देते हैं इसको, बट ऐसा नहीं करना है। मैंने मुझे भी लगा था कि यार इस बार तो मैं पक्का गई, तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैंने इस पेपर को छोड़ दिया तो ये क्या गारंटी है कि अगली बार ये पेपर सिंपल आएगा। हो सकता है ना अगली बार और डिफिकल्ट आए, या फिर ये सिंपल आ जाए तो फिर कोई और पेपर डिफिकल्ट आए। तो हम इस चीज़ का तो रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। जितना हम एफर्ट्स डाल सकते हैं उतना आपको पूरा डाल कर आना है, पहले ही छोड़कर नहीं आना है। मैंने फिर से पेपर को पढ़ना शुरू किया कि कुछ तो पता होगा। मैंने धीरे धीरे उसको रीड किया, 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ तो आपको क्लिक होगा ही होगा। अगर आपने पढ़ाई की है तो कुछ आपको उसके बारे में पता चलेगा, या फिर उसके बारे में नहीं तो आपको ये समझ आएगा कौन से टॉपिक में से पूछा है या क्या ये पूछना चाह रहा है, कौन से चैप्टर में से आया है, कौन से टॉपिक में से आया है। फिर आप उस चीज़ को रिकॉल करना कि वो चैप्टर किस चीज़ की बात कर रहा था। ऐसे करके आंसर को फ्रेम करके लिख कर आना कि उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ आपको लिख के आनी है। लिटरली मैंने अपना पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट किया था। मैंने पूरा पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट किया था। आधे क्वेश्चंस मुझे आ गए थे और आधे क्वेश्चंस जो मुझे बिल्कुल नहीं आए थे उनको मैंने इसी तरीके से अटेम्प्ट किया था। छोड़कर एक भी क्वेश्चन नहीं आई थी। मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो मुझे नहीं आ रहा था उससे रिलेटेड मुझे जो आ रहा था मैं वो चीज़ लिख के आई थी। ऐसे मैंने अपने पूरे पेपर को ख़त्म किया और पेपर देकर मैं बाहर में आई तो सारे लोगों का यही हाल था। सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे बाहर कि अच्छा नहीं गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे यार जो आता था वो भी नहीं लिख पाए हम तो, क्योंकि वो याद ही नहीं आ रहा था। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि कुछ भी समझ ही नहीं आया क्या है तो हम छोड़ कर आ गए, अब अगले अटेम्प्ट में देखेंगे। वो लोग इतने श्योर थे कि अगला अटेम्प्ट लगेगा ही लगेगा, हम अगले अटेम्प्ट में देखेंगे। तो ऐसी सारे कॉन्वर्सेशंस बाहर चल रहे थे। मैंने एज यूजुअल कोई भी डिस्कशन में पार्ट नहीं लिया, मैं चली गई। पर हाँ, सुनाई दे रहा था क्योंकि जब मैं जा रही थी तो आसपास के लोग क्या बात कर रहे सुनाई तो दे रहा था। तो ये सब चीज़ सुन के मैं घर आ गई। घर आके मैंने कोई किताब को हाथ नहीं लगाया कि मैं क्या लिख के आई हूँ। फिर मैंने सोचा कि जो भी होगा देखेंगे। एंड जब रिजल्ट आया तो मुझे एग्जाम्शन आई। आई वाज सो सरप्राइज कि सब्जेक्ट तो मेरा सबसे ख़राब गया था और इसमें मुझे एग्जाम्शन आ गई, बताओ। तो ऐसे मैं इथिक्स के पेपर में पास हुई थी। अभी कुछ की पॉइंट्स है जो हमको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली चीज़, अगर पेपर टफ़ है मतलब वो सबके लिए टफ़ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि सिर्फ आपके लिए टफ़ नहीं है, वो सबके लिए टफ़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि जब पेपर टफ़ आता है ना तो कंपटीशन कम हो जाती है। आप सोचो कि जब मैं बाहर निकली तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कह रहे थे हम छोड़ के आ गए, हमसे नहीं बना, अगले अटेम्प्ट में देखेंगे। उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो अभी आधे लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो कंपटीशन कम हो गई है ना, क्योंकि अटेम्प्ट ही कुछ लोगों ने किया है, कंपटीशन कम हो गई है। थर्ड थिंग इज, मुझे ऐसा लगता है कि जब पेपर डिफिकल्ट आता है ना तो चेकिंग थोड़ी सी लीनियंट होती है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स है। इसीलिए वो लोग सिर्फ यही चीज़ को चेक करते हैं कि उसने कैसे रिएक्ट
इंटरेक्ट किया है, उसने कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखकर चीज़ों को रिकॉल करके वो फ्रेम कर कर आया है, ये चीज़ रहती है। फोर्थ थिंग इज, जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने आप को नॉर्मल स्टेट पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए डीप ब्रीदिंग सबसे बेस्ट है कि आप डीप ब्रीदिंग कर लो थोड़ी देर, तो आप अपने आप एक नॉर्मल पेस पर आ जाओगे। फिफ्थ थिंग इज, सबसे पहले वो वाले मार्क्स इकट्ठे कर लो जो आपसे बन रहा है। ऐसे टाइम पे सीक्वेंस नहीं भी फॉलो करिए तो ठीक है, उसके बाद हम अप्रोच करेंगे दूसरे क्वेश्चंस पे जो हमें नहीं आ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम उन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे जो कि डिफिकल्ट है या हमें नहीं बन रहा है, तो उन क्वेश्चन को अप्रोच करते टाइम हमें ये चीज़ पता करनी है कि कौन से चैप्टर में से ये चीज़ पूछी है, कौन से टॉपिक में से ये चीज़ आई है। फिर हमको उस टॉपिक के बारे में जितना हमको आइडिया है, हमको वो सारी चीज़ों को लिख कर आना है, वो सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करके आना है। एंड द लास्ट थिंग इज, इन एनी केस हमको पेपर पूरा 100% अटेम्प्ट करके आना है। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि एक पेपर हर ग्रुप में से ऐसा आता ही आता है जो कि डिफ़िकल्ट होता है या टफ होता है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है। तो आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करके रखो, आप रेडी रहो कि आपको उस टाइम पे कैसे डील करना है उस चीज़ से। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करे, और कभी कोई डिफिकल्ट पेपर आ जाए, जो कि डेफिनेटली आएगा, तो आपको ये सारी टिप्स हेल्प करें। इन सारी चीज़ों को याद रखना भूल मत जाना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट yet subscribed. Bye bye, take care.